नमस्कार साथियों। आज आपके बीच पॉलिटी लेक्चर सीरीज के अगले टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। पूर्व के लेक्चर में हम लोग अभी तक यह स्टडी कर चुके हैं कि भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है किस प्रकार से है, प्लस किस रेगुलेटिंग एक्ट, कौन से काउंसिल एक्ट, प्लस कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किस प्रोविजंस का कितना भूमिका रहा है हमारे संविधान को आप कह सकते हैं फॉर्मुलेट करने में। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बहुत ही डिटेल तरीके से लास्ट दो वीडियो। जो इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं काइंडली आप इसके पूर्व के वीडियो को देख लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाइएगा। तो आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज एक्चुअली में आज इस टॉपिक को उस तरीके से आप इसको देखिएगा कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें इस टॉपिक को हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। यानी आज जो भी विशेषताएं आज हम लोग पढ़ेंगे हो सकता है कि आपको ये कम यहाँ पर जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन दे पाए, क्योंकि जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में एक अलग अलग जो है हम लोग लेक्चर्स भी लेंगे, लेकिन एक जूम इन करते हुए उसके बाद हम लोग संविधान के का जो हम लोगों का पॉलिटी का सीरीज है आगे बढ़ेंगे तो उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य विशेषताएं हैं तो इतनी विशेषताएं होगी कि सबके बारे में उतने लंबे समय तक डिस्कशन आज नहीं हो पाएगा। और बाकी सारे जो भी फीचर्स हैं हम लोग डिटेल से बारी बारी से उसमें चर्चा करेंगे, ये आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। तो पुनः ही इस बात को हम लोग जो है रिट्रेट करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो एक्चुअली में क्या है। आप कह सकते हैं या तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है, यानी कि वो मौलिक कानून है, या आप कह सकते हैं कि वो सुप्रीम लॉ है जिसके तहत किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका ढांचा किस प्रकार से रहेगा, ठीक है, या उसका फंक्शनिंग किस प्रकार से रहेगा, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, आपको उसमें वर्णित रहेगा। प्लस जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन है यानी सरकार और नागरिक के बीच के जो भी संबंध है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको संविधान में मिलता है। अब हम लोग अपने संविधान के बारे में अगर आप देखें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से अपना संविधान फ्लेक्सिबल रहा। एक्चुअली में एक सिंथेसिस है, ना ही बहुत रिजिड है ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है। उसके बाद से जो है आप 100 से ऊपर संविधान में संशोधन हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। अगर आप अगर आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कीजिएगा तो उसमें से 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके बाद 42nd जो है जिसको कि मिनी आप कह सकते हैं पार्लियामेंट भी कहा गया, इतना उसमें संशोधन हुआ। 44th जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd, 74th और 97th, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो संवैधानिक संशोधन हुए उसके बारे में जिक्र किया। ये सारे संशोधन जो है बार बार आपको एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो आप इसको जरूर जो है अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब क्या होता है कि शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पार्लियामेंट बहुत सारे जो हमारे आप कह सकते हैं जो संवैधानिक प्रावधान थे उनको चेंज करते गया। ये स्थिति तब तक रही जब तक कि आप कह सकते हैं कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच वेरियस फैसले हुए हैं, वो हम बेसिक स्ट्रक्चर के अलग टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो मेजर एक केस है केशवानंद भारती केस, जिसमें कि आप सभी को यह जानकारी होगा कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं एक न्यू कंसेप्ट लेके आया गया, और वहाँ के बाद जो है पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है लेकिन जो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है, ये उसमें आया। तो खैर ऑल्दो जब से संविधान अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज की तिथि तक हम लोग जो है एक लंबी दूरी ट्रेवल कर चुके हैं, लेकिन उसके जो मुख्य फीचर्स हैं वो अभी भी सेम है, उसको अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले अगर हम डिस्कस कीजिएगा तो उसमें से सबसे पहला अगर हम लोग अगर देखें तो उसमें से एक ये कहा जाता है कि अपना जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है यानी कि सबसे लेंथीएस्ट है पूरे दुनिया में, आप कह सकते हैं कि सबसे डिटेल्ड तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होता है, पूर्व के क्लास में लोग डिस्कशन किए हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आप कह सकते हैं कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के रूप में वर्णित है, जो भी उसमें प्रावधान है वो आप डॉक्यूमेंटेड है, जिसका एग्जांपल आपका इंडिया है, यूएसए है। अनरिटन का एग्जांपल यूके है, जहाँ की जो कोई स्टेट्यूट है या फिर आप कह सकते हैं कोई पार्लियामेंट कानून बनाए या ट्रेडिशंस है, कन्वेंशन है, उस तरीके से वहाँ चलता है, तो जिसका आप कह सकते हैं अलिखित संविधान का एग्जाम्पल जो है यूके है। ठीक है, तो अगर जिस कंट्री का संविधान लिखा हुआ है उसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे जो डिटेल तरीके से, सबसे लेंथीएस्ट तरीके से जो है वो आपका जो है भारत का संविधान कहा गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स यानी 395 आपका अनुच्छेद, 8 शेड्यूल जो है, 8 जो है हम लोगों का सूची जो है वो था, प्लस 22 पार्ट यानी 22 भाग हम जो है उस समय था। वर्तमान समय में जो है उसकी संख्या आपको पता है कि समय के हिसाब से जो है अमेंडमेंट हुआ और वो संख्या जो है आज के समय में तो ज़्यादा ही हो गई। यानी मूल फीचर्स के रूप में अगर हम लोग देखें तभी देखें शेड्यूल जो है 8 से बढ़ के 12 हो गया है, उसी तरीके से भाग 22 से बढ़ के 25 हो गया है, आर्टिकल जो है आपका लगभग 470 से ऊपर हो गया। तो कहने का मीनिंग है कि हमारा संविधान जो है, जो लिखित संविधान में से है, उसमें से आप कह सकते हैं कि सबसे मतलब एक तरीके से डिटेल तरीके से इसमें जो है आपका लिखा गया है। ठीक है, उसके अगर हम लोग कारण की बात करें, ठीक है, तो उसके कारण में उसका अगर आप देखिएगा तो सबसे जो पहला कारण की बात अगर हम लोग करें तो उसका एक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है कि अपना कंट्री का अगर आप साइज देखिए तो एक विशाल साइज है, प्लस जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। इंडिया में आप देखिएगा अनेक तरीके के रिलीजन, अनेक तरीके के जो है लैंग्वेज, अनेक तरीके के धर्म, जाति, कास्ट, रेस, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है, और हम लोग क्योंकि सारे को एकोमोडेट करना है, तो इसीलिए वो एक मेजर कारण है कि जो भी चीज़ें लिखी गई बहुत डिटेल तरीके से लिखा जाना पड़ा। अगर आप यूके या अन्य कंट्री के तुलनात्मक कीजिएगा तो जनरली आपको एक ही रिलीजन के लोग ज़्यादातर के कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमारा कंट्री में क्योंकि डाइवर्सिटी है तो इसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा अपने संविधान लिखने में। सेकेंड जो है उसका कारण है हिस्टोरिकल फैक्टर। हमारा संविधान जो है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका आप कह सकते हैं 50% से ऊपर जो लिया गया है प्रावधान वो आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, जो खुद में एक बड़ा एक्ट था। तो यानी बड़े चीज से आप इंस्पायर होकर लिखें तो उसके कारण भी अपना जो मूल संविधान हुआ वो बड़ा हुआ है। अगर तीसरा कारण की अगर बात कीजिएगा तो एक जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल जो संविधान है, यह भी एक कारण है। उसमें क्या हुआ है कि जो आपका जैसे यूएस का एग्जाम्पल लीजिएगा तो वहाँ देखिए दो तरीके का संविधान है, एक यूएस का अपना है और यूएस का किसी स्टेट का, यूएस के किसी राज्य का अपना संविधान है। तो जो उसका मूल संविधान होगा, जो यानी अमेरिका का जो मूल संविधान होगा, उसमें बहुत अधिक डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जो राज्य को कर रहा है वो सारा डिटेलिंग कहाँ मिलेगा, राज्य के स्तर पर मिल जाएगा। इंडिया में क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यह राज्य के लिए किसी अलग तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके कारण क्या है कि ये डिटेलिंग आपको, इसका साइज वो आपका बड़ा मिलेगा दूसरे तुलना में। उसके बाद क्या होता है कि ये कहा जाता है कि हमारा जो संविधान जब निर्माण हुआ था तो उसमें से ज़्यादातर लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो उसमें मेंबर बने, वो लीगल फील्ड से थे। आप सोच के देखें कि जितना ज़्यादा लीगल रहेंगे उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ओपिनियन बेहतर भी आएंगे, प्लस जो है आप कह सकते हैं पक्ष विपक्ष भी ज़्यादा होगा और चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि जो है वो उस इशू को सोल्व किया जा सके। तो ये भी एक इशू रहा कि लीगल जो आप कह सकते लुमिनरीज कह सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट जो है संविधान सभा में थे, तो उसके कारण भी ये बड़ा हुआ। उसके बाद एक और क्या होता है ना कि एक संविधान में एक चीज लिखना कि संविधान का जो गवर्नेंस है वो किस सिद्धांत पर चलेगा, यानी किस प्रिंसिपल पर अगर लिख दिया जाए, और जो प्रशासनिक चीजें हैं उसको अगर डिटेलिंग नहीं किया जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस है, तो आपका कम कह सकते हैं कि कम पेजेज में या कम डिटेलिंग में चीज़ें हो जाएगी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना उसको भी बहुत डिटेल तरीके से लिखा गया।
तो ये सारा कारण अगर आप एक्यूमुलेट कीजिएगा तो ये लगभग 4-5 कारण हैं। इसके कारण हमारा जो संविधान है बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि ये आपका उसमें हुआ है, ठीक है। सेकंड जो हम लोग एक चर्चा करते हैं उसमें से है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि जो है दूसरे जो कंट्री हैं उनसे जो आप कह सकते हैं कि चीज़ें ली गई है, ठीक है। ऑल दो इसमें एक वो क्रिटिसिज्म भी रहता है कि दूसरे जगह से बोरोड किया हुआ है, मूल नहीं है। तो इसमें हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि किसी भी आइडिया पर मूल पर किसी का आप कह सकते हैं कि एकाधिकार नहीं होता। और ये बात सही है कि दूसरे कंट्री से जो है चीज़ें ली गई है लेकिन उसको इंडियन कंडीशन के अनुसार एडॉप्ट किया गया है। जस का तस यानी कि नहीं कह सकते, उन चीज़ों को स्टडी किया गया है और उसको जो है इंडियन कंडीशन के अनुसार जो है मॉडिफाई करते हुए चीज़ों को ली गई है। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आप कह सकते हैं क्या स्टेटमेंट है। अगर आप देखिएगा कि जो वेरियस सोर्सेस से जो लिया गया है उसमें से जो मेजर अगर आप देखिएगा कि 3 तरीके का चीज़ होता है जो हमारा संविधान का। अगर आप देखिए, अगर आप स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करिए यानी कि ढांचागत जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो वो देखिएगा कि आपका ज़्यादा जो चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से लिया गया। जैसे फेडरल स्कीम क्या है, गवर्नर का जो कंसेप्ट है, और 50% से अधिक जो है आपका लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, चाहे वो तो वो आपको चीज़ें मिल जाएगा कहाँ से, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अगर आप फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करें, फिलोसफिकल मतलब कि हमारा संविधान की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी राजनीतिक आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की बात करें, सोशल एवं जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, तो ये आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ा फिलोसफिकल जो कंसेप्ट है ये आपको कहाँ से मिलेंगे। जैसे देखिए डीपीएसपी क्या बताता है कि सोशल एवं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बताता है, यानी तो वो कंसेप्ट आपको डीपीएसपी मिलेगा आयरलैंड से। और अगर फंडामेंटल राइट जो आपको जनरली बताता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, तो वो कंसेप्ट आपको मिलेगा यूएसए से, ठीक है। अगर आप तीसरा चीज़ के बारे में चलिएगा कि पॉलिटिकल जो हमारा एस्पेक्ट है वो कहाँ से लिया गया है, अगर उसके बारे में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो हमारा यूके से ज़्यादातर लिएगा। जैसे हमारा ढांचा कैसा है, देखिए राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री होते हैं, आपका केंद्र में देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर जो आपका नॉमिनल हेड, एक्सिक्यूटिव हेड आपको पता है, रियल हेड और नॉमिनल हेड। तो ये जो ढांचा आपका पार्लियामेंट्री जो सिस्टम का है ये आपका यूके से लिया गया। यानी आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो आपका यूके से, फिलोसफिकल एस्पेक्ट यूएस एवं आयरलैंड से, स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चीज़ें ली गई है, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे कुछ अन्य कंट्री से भी लिया गया है, ठीक है। जैसे आप कनाडा से देखिएगा कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। मतलब तो वो जो कंसेप्ट है वो कनाडा से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट की बात कीजिएगा तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसएसआर से हम लोग जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको हम लोग लिए हैं। उसी तरीके से अगर आप फ्रांस के बारे में बात कीजिएगा तो वहाँ से इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इस तरह के जो भावना है, लिबर्टी, ये आपका फ्रांस से लिया गया। साउथ अफ्रीका की अगर बात कीजिएगा तो वहाँ से आपको जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो आपका लिया गया। जापान से हम लोग जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो हम लोग लिए हैं, ठीक है। जर्मनी से जो हमारा इमरजेंसी पर जो प्रोविजन है, जर्मनी का जो वार्मर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया। यानी आप हमारे कंट्री में जो प्रावधान है वो अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं और अलग अलग जो एस्पेक्ट है वो लिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर उसके अगले दो अभी तक हम लोग डिस्कशन के विशेषता, तीसरा अगर डिस्कशन की बात करें उसके बारे में कहा जाता है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ रिजिड होना यानी आसानी से चेंज ना हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना, बहुत आसानी से चेंज हो जाए। तो हमारा जो है इसको कहते हैं ब्लेंड है। ब्लेंड कहने का मतलब ना बहुत अधिक रिजिड है और ना बहुत अधिक जो है फ्लेक्सिबल है। रिजिड होने का क्या मतलब है कि कोई भी जो संविधान का प्रावधान है वो आसानी से चेंज नहीं हो। तो उसका भी अगर आप आर्टिकल 368 देखिएगा तो उसमें 2 तरीके का जो है आपका उसमें दिया गया है संवैधानिक संशोधन के रूप में, ठीक है।
तो उसमें जो संविधान संशोधन के रूप में जो चीज़ें कहा गया है, देखिए 368 के तहत दो तरीके से संविधान में संशोधन होता है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी किसको कहते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। स्पेशल मेजोरिटी वो चीज़ है कि अगर सोचिए कोई सत्र चल रहा है, सपोज किया जाए विधानसभा चल रहा है या लोकसभा चल रहा है, तो उस समय जिस समय सपोज किया जाए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई बिल पास हुआ है, तो उस समय जितने लोग उपस्थित होंगे या जितने मेंबर होते हैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो जो उस समय वोट कर रहे होंगे उस बिल पर, उसका 2/3 यानी उसका 2/3 प्लस यानी कि और अथवा नहीं और 50% टोटल मेंबरशिप का, ठीक है। यानी जितना लोकसभा का जो सीट है उसका कम वो जो है 50% जो है मेंबरशिप का, ये 50% जो उपस्थित है उनकी और जो वोटिंग दे रहे हैं उनका नहीं, टोटल मेंबरशिप का, यानी जो वोटिंग कर रहे होंगे उनका 2/3 और प्लस जो है 50% टोटल मेंबरशिप, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तब खुद समझ के देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, अगर उस तरीके का सेंसिटिव मैटर है, तो अगर सारे पार्टी के लोग आएंगे तो कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। तब खुद सोच के देखिए कि जो है इंडिया में 50% से ऊपर जो है जनरली आपको बहुमत जो है सरकार बन जाएगा। तो यानी जो सरकार में है सिर्फ उनके चाहने से चीज़ें जो है अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके का प्रावधान भी आर्टिकल 368 के तहत है। प्लस कुछ ऐसे संशोधन का भी प्रावधान है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होना ही होना है, प्लस जितने राज्य हैं उनके आधा से अधिक राज्यों के द्वारा भी रेटिफिकेशन चाहिए। जैसे देखिए जीएसटी बिल कब आया था और कब लागू हुआ, क्योंकि प्रक्रिया जो है लंबे समय चली, यानी ये हमारे संविधान के रिजिडिटी को दिखाता है कि हमारा संविधान रिजिड है। लेकिन अब जब हम आपको फीचर्स में क्या बताया कि ब्लेंड है, तो वहीं दूसरा तरफ जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलेगा। संविधान में लगभग जो प्रोविजंस हैं वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब कितना है कि जितने लोग कोई सदन में है और उसमें से 50% जो वोटिंग कर रहे हैं उपस्थित और वोट कर रहे हैं उसके 50% से अधिकता, ये आप सोचिए बहुत सिंपल है। तो हमारे यहाँ दोनों तरीके का आप कह सकते हैं कि ब्लेंड है। कुछ कुछ जो प्रावधान है जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड होंगे, ऐसा कोई मुद्दा होगा जिसमें राज्य और केंद्र के बीच का अगर हित प्रभावित हो रहा होगा, तो उसमें सोचिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो है राज्यों के भी 50% से अधिक का लगेगा। तो ठीक है, उसी तरीके से फंडामेंटल राइट में अगर जो है आपको चेंज करना है, ठीक है, डीपीएसपी में कुछ चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। तो केस टू केस बेसिस पर किया गया, तो ये हमारे संविधान का जो है आप कह सकते हैं कि जो है स्पेशल फीचर्स में से है, ठीक है। उसके आगे हम लोग एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस, ठीक है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस, ठीक है। उसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिए कि फेडरल सिस्टम किसको कहते हैं। आप जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि ट्रू फेडरल का अगर कोई एग्जाम्पल रखना है तो यूएसए को याद रखिए, ठीक है। मतलब वहाँ स्टेट आप कह सकते हैं कि बहुत इम्पावर्ड है। आप वहाँ तक देखिए, हम लोग चर्चा की कि उनके अपना सिटीजनशिप भी होता है, अपना एक तरीके से अपना संविधान है। तो यानी जो डिवीजन ऑफ पावर है वो बहुत ही स्पष्ट है एवं राज्य को भी इक्वली आप कह सकते हैं पावर मिला रहता है, ठीक है। तो वो ट्रू फेडरलिज्म। इंडिया में क्या है कि फेडरल सिस्टम तो है, इसको जो केसी वेयर के शब्द में अगर आप कहिएगा तो उसको क्वाजी फेडरल जो है कहा जाता है। तो ये फीचर्स है हमारे संविधान का कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस, यानी केंद्र के तरफ झुका हुआ। तो पहले अगर आप फेडरल फीचर की बात करें तो अपने संविधान के अगर फेडरल फीचर की बात करें तो उसमें देखिए कि टू गवर्नमेंट, तो देखिए सेंटर में भी सरकार होता है और राज्य में भी सरकार होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि राज्य को भी पावर होता है, केंद्र को भी पावर होता है। स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, आपको पता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरलिज्म का मेन चीज़ है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डिजिट कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो फेडरलिज्म का मेन है। क्यों? क्योंकि तभी तो कोई भी केंद्र जो है उसको आसानी से बदल नहीं सकता। इसलिए आप अमेरिका में देखिएगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो ये इंडिया में भी है। अभी हम लोग डिस्कशन किए कि किस तरीके से
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ब्लेंड है, क्योंकि आसानी से चीज़ें चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमारे उसमें है। प्लस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट जो जुडिशियरी भी जो है आपको फेडरलिज्म का फीचर्स है, आपको इंडिया में भी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी देखने को मिलेगा। प्लस बाई कैमरलिज्म, जैसे इंडिया में बाई कैमरलिज्म कैसे देखने को मिलता है सेंटर में, अगर आप देखिए तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो अपर हाउस है एक्चुअली में वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। बहुत बार देखिए कि लोकसभा अगर बिल पास कर दे तो राज्यसभा उसको रोक सकता है। राज्यसभा में आपको पता है कि मेंबर्स कैसे जाते हैं, तो राज्यों के आधार पर वहाँ पर जो है उसमें है रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज़ें दिखाता है, फेडरलिज्म को आपको दिखाता है। लेकिन ये तो आपके फेडरलिज्म के पक्ष में बात है, लेकिन फेडरलिज्म है लेकिन वो तब भी वो केंद्र के तरफ झुका हुआ। वो हमारे संविधान में कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें देखिएगा कि स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है, यानी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है आपको, चाहे देख लीजिए डिफेंस है या मिलिट्री है, जो भी है। प्लस तो इसके कारण आपको सेंटर को अधिक पावर यहाँ पर है। प्लस सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप यूएस जैसा यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक राज्य का अपना संविधान है, और संविधान में चेंज करने का पावर भी किसको है, सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो ये भी है। सिंगल सिटीजनशिप है, राज्य का कोई यहाँ पर नागरिकता नहीं होता यूएस के जैसा यहाँ कोई। प्लस जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में चेंज कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। और आपको कुछ प्रोविजंस को छोड़ दीजिए तो मेजोरिटी ऑफ सेक्शंस आर्टिकल्स जो है या प्रावधान है उसको पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, यानी जो सरकार में है वो आसानी से चेंज कर सकती है। तो उसके कारण आप कह सकते हैं कि जो पलड़ा है वो राज्य केंद्र की तरफ झुका हुआ है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यानी कि जो केंद्र का इंटीग्रेटेड जुडिशरी किसको कहते हैं कि सबसे नीचे सपोज किया जाए कि जिला की अदालत है, फिर हाई कोर्ट है, फिर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट जो है सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को देख सकता है। उसी तरीके से तो ये इसके कारण भी क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि पलड़ा जो है केंद्र की तरफ जो है झुका हुआ है। उसके बाद जो गवर्नर का नियुक्ति होता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं आपको पता है, जो है राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो है उसमें आप कह सकते हैं कि जो सरकार में है उनका जो है एड एंड एडवाइस पर करते हैं। तो उसके कारण जो आप कह सकते हैं कि गवर्नर की नियुक्ति में जो है जो भी सरकार में रहता है, जो केंद्र में है, उनका भूमिका होता है। तो आप कह सकते हैं उसके कारण उन जो है पलड़ा आप केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, राज्य को उतनी आज़ादी नहीं है। बाकी हम लोग करेंट अफेयर्स के टॉपिक में इन चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन किए हैं, राज्यपाल और गवर्नर को इशू को लेकर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लस ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, प्लस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनका अपॉइंटमेंट जो है यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। और ये जो है ये मूलतः जो है आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन वो आके जो है राज्य में काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कारण भी आपको लगेगा कि अपॉइंटमेंट तो केंद्र कर रहा है, उनका प्रमोशन से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डिसाइड होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। तो उसके कारण कह सकते हैं कि केंद्र भी उन चीज़ों को उसके कारण भी आपको लग सकता है कि जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का भी प्रयोग जो है केंद्र अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो उसके कारण भी आपको लगेगा कि जो है यूनिटरी बाइस है। प्लस इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन मतलब जब कोई वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो आप आपातकाल का घोषणा करते किया जा सकता है। प्लस राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है राज्य में, अगर संवैधानिक जो मशीनरी है वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो ये सब दिखाता है कि फेडरल तो है लेकिन जो पलड़ा है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ। इन्हीं सब कारणों के कारण जो अलग अलग जो आप कह सकते हैं एक्सपर्ट है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। उसमें से केसी हुयर के द्वारा क्वाजी फेडरल कहा गया है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया है इंडिया के फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा दिया गया। और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है आपका आइवर जेनिंग्स का कंसेप्ट है। तो ये वन लाइनर में से कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को एक बार ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग एक चीज़ और चर्चा करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमारे गवर्नमेंट का जो है एक महत्वपूर्ण फीचर्स है, ठीक है। ये भी हमारे जो उसमें से आपको क्या देखना है कि देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं,
ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको कहते हैं कि जिसमें जो एक प्रिंसिपल है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच जो है वो समन्वय का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप इंडिया का केस देखें तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये इसको कुछ अन्य नाम भी कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। बाकी इसके बारे में एक अलग चैप्टर है जो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में यहाँ पर देखिएगा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। हाँ, इंडिया के केस में क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे राज्य के केस में आप गवर्नर देखेगा, केंद्र के केस में राष्ट्रपति देखेंगे। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था, मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी कि जिसका मेजोरिटी आया वो सरकार बनाएगा। उसी तरीके से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन लेजिस्लेचर, यानी कि जो सरकार में है, जो कार्यपालिका है, वो हमेशा एक बात हो। कभी आप देखिएगा कि जो सरकार में है वो हमेशा अगर कोई स्टैंड है तो एक ही स्टैंड लेंगे, नहीं तो अगर जो है उस तरीके से नहीं रहेगा तो अगर किसी बिल पर अगर मतलब ये हुआ, उसमें से अलग अलग टाइप के बिल हैं, अलग अलग तरीके के मोशन है जो पार्लियामेंट वाले सेशन में डिटेल से बताएंगे, तो वो अगर वोटिंग हो गया, अगर कम आ जाएगा तो सरकार गिर सकती है। यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहा यह जाता है कि वो साथ में स्विम करेंगे, साथ में डूबेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप उसमें कह सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है, नहीं तो जो है सरकार गिर सकती है, ठीक है। उसी तरीके से एक इसका फीचर होता है, जो मिनिस्टर होंगे वो लेजिस्लेचर के पार्ट होंगे। लेजिस्लेचर कहने का मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि दोनों लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही पार्ट हो। बिहार के केस में भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो है पंचायती राज के जो मिनिस्टर बने हैं वो वर्तमान में जो नहीं विधानसभा नहीं विधान परिषद के हैं, लेकिन उनके पास ये मौका होता है कि वो 6 महीने के अंतर्गत दोनों में से किसी भी सदन का सदस्यता ले सकते हैं। तो ये भी जो है पार्लियामेंट्री फीचर्स का है। उसके बाद है कि लीडरशिप जो होगा ऐसे वाले में, उसमें प्राइम मिनिस्टर का होगा या फिर चीफ मिनिस्टर का होगा। तो आप इंडिया का केस इसको अच्छा कर ले। पहला जो है डिजोल्यूशन ऑफ जो है लोकसभा भी एक उसका फीचर है। आप देखते होंगे हर 5 साल के बाद यह सरकार जो है बहुमत नहीं रहा तो जो है उसका विघटन होता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फीचर का है। ये फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं, ये फीचर्स लिए गए हैं आपका ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन और इंडिया के केस में एक डिफरेंस है। ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कंसेप्ट, यानी पार्लियामेंट वहाँ पर सोवरेन है। पार्लियामेंट जो कानून बना देगा वो वहाँ पर सुप्रीम होता है। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नहीं पार्लियामेंट बना दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता, अगर संविधान के जो दायरे में बना हुआ नहीं होगा तो। लेकिन यूके में नहीं, यूके में जो पार्लियामेंट बना दिया यानी पार्लियामेंट वहाँ सुप्रीम है, ठीक है। पार्लियामेंट के ऊपर वहाँ कुछ नहीं है। उसी तरीके से आप यूके में देखिएगा तो वहाँ पर मोनार्की का सिस्टम है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो जो है मोनार्की है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो उनका चुनाव नहीं होता है, वो हेरिडेटरी होता है। इंडिया के केस में हेड ऑफ जो स्टेट है वो कौन है, आपका हेड ऑफ जो स्टेट है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। और उनका जो चुनाव होता है ऑल्दो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि हेरिडेटरी होते हैं। यानी कोई गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक इंडिया में पहुंच सकता है। ब्रिटेन में वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो ऑल्दो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंडिया जो है आपका ब्रिटेन से लिया है, लेकिन इंडियन कंडीशन के अनुसार या जो है चीज़ों को आप कह सकते हैं डिफरेंसेस है, और उसको जो संविधान सभा में डिस्कशन करके मॉडिफाई किया गया। तो ये चीज़ें हम लोग चर्चा कर लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके आगे एक चीज़ और चर्चा करते हैं कि उसको कहा जाता है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी हम लोग जो है एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरीके से ब्रिटेन का जो आपका सिस्टम है वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी पार्लियामेंट जो कानून बना लिया वो जो है सुप्रीम होगा। उसी तरीके से जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट जो है आपका अमेरिका में है, यानी कोई भी कानून फाइनल सुप्रीम कोर्ट के पास वहाँ आप कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर है किसी भी चीज़ को निरस्त कर सकने का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का। इंडिया के केस में दोनों में से आप कह सकते हैं कि मिक्स है।
क्यों? क्योंकि इंडिया जो है आप कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, ना कि प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून में जो चीज़ें संविधान में लिखी गई है उसी के अनुसार, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो ये हालांकि आगे चर्चा करेंगे, मेनका गांधी वाले केस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उस टॉपिक को जो है ओपन नहीं कर रहे हैं। तो आप एक तरफ ये हम मान सकते हैं कि पार्लियामेंट इंडिया में जो है, हम अब दिखाए थे कि किस तरीके से बहुत सारे जो संवैधानिक संशोधन है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस आधे राज्यों का जो है रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो आप कह सक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत मेजोरिटी को वो चेंज कर सकता है। तो एक तरफ आपको लग सकता है कि हाँ पार्लियामेंट्री सोवरेन है, लेकिन वहीं दूसरा तरफ जो है इंडिया में जुडिशियरी के पास जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का जो है आपको पावर है, कि उसके माध्यम से अगर संविधान के तहत जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अगर डिस्टर्ब किया गया, तो ऐसे केसेस में जो है या अन्य जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो जो है उसको रिव्यू करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल या मॉडिफाइड जो है तरीके से अगर कोई कानून बनाया गया, तो उसको आप कह सकते हैं कि खारिज कर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, यानी यहाँ पर भी आप देखने को क्या मिलेगा कि ये सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी का बीच का सिंथेसिस है। अगर हम लोग उसके आगे हम लोग अगर चलें, तो उसमें देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जैसा कि हम आपको बता दिए कि एक हायरार्की टाइप से, जिला में जो अदालत है, फिर हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये हायरार्की आपका है। प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पर। यूएस में क्या होता है ना कि जो फेडरल लॉज होते हैं वही फेडरल जुडिशियरी देखता है, यानी जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है अगर वो सिस्टम रहता। यहाँ उस तरीके का सिस्टम नहीं, और वहाँ स्टेट लॉ जो है सिर्फ स्टेट का जो जुडिशियरी देख सकता है, लेकिन इंडिया में है केंद्र का किसी भी कानून को किसी हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड है, यानी हायरार्की बेस्ड जो है चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप समझ गए इंटीग्रेटेड जुडिशियरी प्लस जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी किसको कहते हैं। इंडिपेंडेंस कहने का मीनिंग है कि जो उस जुडिशियरी में काम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट रहे। वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है कि किसी को आप दे दीजिए कि जो जज हैं वो उनका टेन्योर फिक्स है, यानी उसको हटाया ना जा सके, तो टेन्योर सिक्योरिटी है जो है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखते हैं किसी पर प्रेशर क्या बनता है, किसी को हटाया जाने का या उनको वेतन को लेके। तो जो सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशियरी के जो आपका जजेज होंगे, उनका जो वेतन होता है या उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो उसको कहा जाता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उस चार्ज कहने का मीनिंग क्या होता है कि कोई खर्च हुआ जब वो पार्लियामेंट में जब वो जाता है उनके, तो पार्लियामेंट में पेश तो होगा लेकिन उसमें वोटिंग वगैरह नहीं होता, यानी उसको स्वीकृत होना ही होना। तो आप समझ के देखिए उस उनको एक है कि हम एक्सपेंसेस का या उनके वेतन का ये नहीं है कि कटौती किया जा सकता है या उस तरीके से चीज़ें। ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस देना है ताकि वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकें। उसी तरीके से एक यह भी बात है कि लेजिस्लेचर में, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, जो है राज्यसभा, वहाँ पर किसी भी जज के कंडक्ट को लेकर डिस्कशन नहीं हो सकता। इम्पीचमेंट आ सकता, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर उनके कंडक्ट को लेकर आपको डिस्कशन नहीं हो सकता। तो ये क्यों कहा गया कि किसी तरीके से जो है उन पर दबाव नहीं बने, वो स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। एक चीज़ और है कि रिटायरमेंट के बाद उनके प्रैक्टिस पर बैन है। वो किस लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के बाद उनको किसी तरीके का लोभ हो कि उनको उस तरीके के पद दिया जा सकता है, तो उसके कारण किसी सरकार के पक्ष में फैसला दे दें। तो ये चीज़ें ना हो, इस ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से करें, तो ये भी एक चीज़ कहा गया। प्लस कंटेम्प्ट ऑफ पावर, यानी कि देखिए ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर तब भी अगर किसी तरीके से कोर्ट के क्रियाकलाप को लेकर जो है क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म छोड़ के अगर निगेटिव क्रिटिसिज्म होता है या फिर कोर्ट के किसी आदेश का अवहेलना किया जाता है, ऐसे केस में कोर्ट उनको कंटेम्प्ट करते हुए जो है सजा सुना सकता है। तो ये पावर जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया गया है। उसके हम लोग जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, हम लोग अलग से इसको डिटेल से भी चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में
किस तरीके से ये जरूरी था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है आपको कह सकते हैं कि प्रमोट करने के लिए। इसमें राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कल्चरल एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इससे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये हम लोगों का, उसमें मेन बात क्या है, इसमें अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस, बाकी इसके मेन टॉपिक में 3-4 क्लास लगेगा कि एग्जीक्यूटिव अगर किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि डिसीजन लेता है जो जनहित में नहीं हो या किसी के फंडामेंटल राइट को हनन करता हो। सपोज कि एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब सरकार में अगर कोई इस तरीके का कानून बनता है या इस तरीके का निर्णय लिया जाता है जो लग सकता है कि पब्लिक वेलफेयर का नहीं हो या शोषण टाइप से लग सकता है, किसी का मौलिक अधिकार को हनन हो सकता है, या कोई लेजिस्लेचर यानी कोई जो संसद है वो कानून अगर आप कह सकते हैं आर्बिट्रेरी तरीके से बन सके, तो एक यहाँ पर एक ऑप्शन है कि लोग जुडिशरी में जाएं और वहाँ पर पिटीशन कर सकते हैं, वहाँ केस कर सकते हैं, ताकि वो अगर कानून संविधान के दायरे से हटके बना हुआ तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये डिफेंस जो है आपको फंडामेंटल राइट्स के कारण आपको मिलता है। और सबसे बड़ा बात क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति या समूह जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अन्यथा अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो क्या होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये बड़ा बात है फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसी तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो सीधे जो है कोर्ट में जो है जाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए तरह तरह का रीट है जो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कम नहीं किया जा सकता या उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पब्लिक मोरालिटी को लेते हुए या विदेश के रिलेशनशिप को रखते हुए, जो हम लोग डिटेल से फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि वो कम नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है उनको जो है आप कह सकते हैं कर्टेल किया जा सकता है। ऑल्दो उसमें सिर्फ वही बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं हो, लेकिन कम किया जा सकता है, यानी वो सैंक्रोसेंट नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। एक बात और है कि जब नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जो भी है वो आपका जो है उस समय ये कह सकते हैं कि उसको जो है निरस्त किया जा सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो ये कुछ हमारे जो फीचर्स हैं वो हम लोग चर्चा किए। उसी तरीके से एक बहुत ही जिस तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अगर फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट है, तो जो सामाजिक और जो आर्थिक न्याय की बात जहाँ पर करते हैं, सोशल एवं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात, तो वहाँ पर नीति निर्धारण जो आपका नीति निर्देशक तत्व जो है और वह मौलिक कर्तव्य का बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं कि दोनों का रोल है। तो डीपीएसपी अगर आप देखिएगा कि ये जो है इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसको नोबल फीचर्स के रूप में मानते हैं। ये आपका पार्ट 4 में जो है आपका समाहित है और इसको जनरली 3 भाग में बांटा गया है, जो उसके टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सोशलिस्टिक है, गांधीयन है, लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। इसका जो थ्योरी है ये है कि हम लोगों को वेलफेयर स्टेट जो है आपको घोषित करना के रूप में जो है भारत को जो है संविधान उसको इन्विसाज करता है, ठीक है। तो ये इसका जो है आपका कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल है जो गवर्नेंस का, उसके रूप में ये काम करता है, यानी जो सरकार काम कर रही है वो इन चीज़ों में जो लिखी गई बातें हैं उनको अपने ध्यान में रखेगा, अपने नीतियों को बनाते समय और उसको लागू करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। और बहुत सारे आप देखिएगा डीपीएसपी वाला चैप्टर में जितने भी डीपीएसपी के हैं लगभग सारे पर किसी न किसी तरीके से लॉ एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है बनाए गए हैं, ठीक है। और मिनर्वा मिल का एक फेमस केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमारे कंट्री में जो है आपका फंडामेंटल राइट और जो आपका डीपीएसपी है वो बेडरॉक है जिस पर कि हमारा संविधान जो है टिका हुआ, दोनों को इक्वली कह सकते हैं इम्पोर्टेंस जो है दिया गया था। उसी तरीके से एक और कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। शुरुआत में जो है यह अपने संविधान में नहीं था। 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ है
42nd अमेंडमेंट हुआ है, तब जाके इमरजेंसी के दौरान इस कंसेप्ट को लाया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन के आधार पे। ये आपका पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। आर्टिकल की बात कीजिएगा तो 51A है। लेकिन अगर इसको उस तरीके से देखिए कि फंडामेंटल जो है आपका ड्यूटीज में ये कंसेप्ट माना गया कि जिस तरीके से राइट्स में अधिकार है, उसी तरीके से हर व्यक्ति का जो है अपने संविधान के प्रति जो ड्यूटी है, अपने सोसाइटी के प्रति जो ड्यूटी है, अपने फेलो सिटीजन जो से हम वो साथी नागरिक के प्रति जो ड्यूटी है, वो भी जो है उनका ड्यूटी है। और उसमें बहुत सारा चीज़ जो है डिफाइन किया गया है। उसमें जैसे संविधान के प्रति जो है रेस्पेक्ट होना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान रहना, ठीक है, अपना एकता अखंडता जो कंट्री का है, देश का है, सोवरेंटी इंटीग्रिटी को जो है मेंटेन रखना, ब्रदरहुड की भावना को मेंटेन रखना, जो हमारा रिच हेरिटेज जो कल्चर है उसको बना के रखना, ठीक है, अपना जो कंपोजिट कल्चर जो है उसको बना के रखना। तो इस तरीके की बातें जो है आपका उसमें फंडामेंटल राइट्स में जो अति ड्यूटीज में आपका कहा गया है, ठीक है। उसके आगे हम लोग जो है अगर उस पर देखें, ठीक है, तो एक है सेकुलर स्टेट का भी एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। सेकुलर स्टेट क्या है ये हम लोग चर्चा करते हैं। सेकुलर स्टेट वो है कि अगर कोई भी स्टेट का कोई किसी भी कंट्री का अगर कोई जो रिलीजन है ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है, और उसे चीज़ को कहते हैं हम लोग सेकुलर स्टेट, ठीक है। जो प्रस्तावना है उसमें मूल रूप से सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन ये भी 19 जब 76 में 42nd अमेंडमेंट आया तो वहाँ पर आपको ये वर्ड जो है जोड़ा गया। यहाँ पर जो है आप जो वेरियस जो आर्टिकल हैं संविधान के, वो आपको सेकुलरिज्म का आभास कराएंगे। जैसे आर्टिकल 14 जहाँ पर कि यह बात करता है कि कानून के सामने सब बिना किसी जाति धर्म के को हटाए हुए जो है सब लोग जो है समान है। उसी तरीके से 15th में है कि किसी प्रकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पे। आर्टिकल 16 में भी है कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर रूप से दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 25 से अगर आप 30 में देखिएगा जो फंडामेंटल राइट है, उसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपना धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना इस्टेब्लिश कर सकता है, अपना कल्चर, स्क्रिप्ट जो ईटीसी को जो है वो लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी किसी भी जाति धर्म, या स्पेशली ये सेकुलर है तो धर्म की बात कीजिए, तो कोई भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो अपना जो उनका विजन है उस हिसाब से वो वर्शिप कर सकते हैं, अपना जो है प्रोसेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो लॉ को देखते हुए लगाए जाते हैं, अन्यथा सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है या इक्वल प्रोटेक्शन संविधान में मिला हुआ। सेकुलरिज्म में दो कंसेप्ट है, एक है वेस्टर्न कंसेप्ट जिसको कि कह सकते हैं कि थोड़ा उसको निगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है, यानी कि वहाँ कंप्लीट सेपरेशन है, राज्य और जो धर्म है रिलीजन है उसको कंप्लीट सेपरेशन है, यानी पॉलिसी मेकिंग में वहाँ रिलीजन कहीं भी नहीं आता है। लेकिन इंडिया क्योंकि आपको पता है कि मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पर वो संभव नहीं था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कंसेप्ट लिया गया है, इसमें कि इंडिया जो है का जो संविधान है वो हर धर्म को कह सकता है इक्वल रिस्पेक्ट देता है, प्लस इक्वली जो है प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। तो ये हम लोग उसको कहते हैं हम लोग सेकुलरिज्म, ठीक है। इंडिया का केस और वेस्टर्न जो है उसमें डिफरेंसेस भी हम लोग चर्चा किए, ठीक है। उसके आगे हम लोग दो कुछ अन्य बातें भी है, जैसे कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था कि किस एज के जो है आप कह सकते हैं वयस्क मताधिकार दिया जाए। तो जब शुरुआत हुआ तो उसमें 21 वर्ष से ऊपर जो भी थे उनको जो है वयस्क मताधिकार दिया गया था। और फाइनली जो है 61st अमेंडमेंट जो 19 आपका 89 में आया, तो उस समय जो है इसको आपको 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान समय में ये आपका 18 वर्ष से ऊपर जो भी हैं उनको जो है डायरेक्ट चुनाव में वोट देने का है, यानी वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार है। साल भर में 4 डेट उसे है। शुरुआत में पहले सिर्फ 1 जनवरी को डेट था,
वर्तमान समय में 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है। उस डेट को जैसे ही किसी का 18 वर्ष पूरा होता है, वो नया वोटर लिस्ट अपना के लिए में वो अपना नाम जो है एनरोल करा सकते हैं। पूर्व में यह तिथि की यह जो उम्र सीमा था वो था 21 साल, ठीक है, 61st अमेंडमेंट के द्वारा। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि हम लोग चर्चा किए हैं पूर्व में भी कि 1935 में किस तरीके से वोटिंग राइट बहुत ही सीमित लोगों तक था। अब मात्र जो है 10% के अराउंड जो है लोग वोट दे पाते थे, क्योंकि उस समय जो वोटिंग राइट था या तो प्रॉपर्टी के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे या टैक्स के आधार पे जो है उनको वोटिंग राइट्स मिलता था। और जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो है शिक्षा का परसेंटेज बहुत अधिक था, इलिटरेसी बहुत अधिक था, असमानता बहुत था। तो ऐसे समय में जो है जैसे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जैसे मौलाना आज़ाद थे, तो इन लोगों का शुरुआत में था कि 15 साल के लिए इसको डिले किया जाए एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन फाइनली जो है संविधान सभा ने निर्णय लिया था और वही 21 साल वाला एडल्ट फ्रेंचाइज जो है लागू हुआ। बाद में 61st के द्वारा इसको 18 साल किया गया, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोगों का इम्पोर्टेंट फीचर्स है, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि राज्य और देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस में जो है उस तरीके का प्रावधान है कि दोनों का अलग अलग भी संविधान है, ठीक है। उसी तरीके से सिटीजनशिप में भी सिंगल सिटीजनशिप इंडिया का एक महत्वपूर्ण फीचर्स है। कुछ अन्य जो फीचर्स है वो चर्चा करें तो भारत में अच्छे तरीके से लोकतंत्र काम करते रहे, इसके लिए इंडिपेंडेंट जो है आपका बॉडी का भी कंसेप्ट है। इंडिपेंडेंट बॉडी किसको कहते हैं? जैसे कि आप एग्जाम्पल्स के लिए देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है आपका इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता है, जिसका क्या काम है कि एक फ्री एंड फेयर जो है आपका चुनाव कराना, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम है कि देश में जो है चुनाव हो वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो। तो ये आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण फीचर्स है। उसी तरीके से कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत सरकार जो भी खर्चे करते हैं ताकि जो पब्लिक का जो खर्च है या पब्लिक जो मनी है उस पर एक चेक रह सके कि खर्चे जो है अनियंत्रित तरीके से ना हो, जो संवैधानिक तरीके से हो, जो लीगल तरीके से वही हो। तो राज्य का अकाउंट हो या फिर आपका केंद्र का अकाउंट हो, उसका ऑडिट होता है कि सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ। बहुत आपको सुनने को भी मिलता होगा कि सही तरीके से खर्च नहीं हुआ, उसमें गबन हुआ या उस तरह। तो ये ऑडिट का जो है प्रावधान जो है किया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल का। उसी तरीके से रिक्रूटमेंट अच्छे तरीके से हो। यूपीएससी एक जो है आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो आईएएस आईपीएस है उनका जो है रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। प्लस जो है आपका हायर जो सेंट्रल जो सर्विसेज है, ठीक है, आईआरएस है, ठीक है। तो इन इन चीज़ों का भी जो है अपॉइंटमेंट जो है यूपीएससी जैसे न्यूट्रल बॉडी के द्वारा, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा दिया जाता है, ताकि सरकार का इंटरफेरेंस ना रहे, रिक्रूटमेंट सही तरीके से हो और मेरिट बेस्ड पर हो, ठीक है। प्लस जब ये एडवाइस भी करते हैं प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर में, यूपीएससी का के पास ये पावर होता है। उसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विसन भी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये फीचर्स हैं आपके संविधान में से। एक अन्य फीचर्स जो है वो है इमरजेंसी का प्रोविजंस, जो है वो भी भारतीय संविधान का एक मुख्य विशेषता है, जिसमें से आर्टिकल 352 जैसे आप देख लीजिए, जैसे देश अगर नेशनल वार से जूझ रहा हो, कहीं से एग्रेशन हो गया है, ठीक है, ऐसे केसेस में या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 365 में अगर जो है कभी अगर कोई राष्ट्रीय गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार के आदेश का आप कह सकते हैं अवहेलना करता है या कंप्लाई नहीं करता है, तो ऐसे केस में भी जो है ये चीज़ होता है। तो आर्टिकल 365 के तहत अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के इंस्ट्रक्शन का कंप्लायंस नहीं करता तो उस समय भी आर्टिकल 365 का यूज किया जा सकता है। उसी तरीके से एक इमरजेंसी का प्रोविज़न है आर्टिकल 360, जहाँ पर कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है तो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अभी तक आज़ादी के बाद से इस तरीके का जो है ज़रूरत नहीं पड़ा है। एक अंतिम में जो है हम लोग फीचर्स की बात करेंगे, वो है 3 टियर गवर्नमेंट।
जो हमारा देश जब 1947 को आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो है ड्यूअल गवर्नमेंट था, यानी केंद्र में सरकार होता था, राज्य में जो है सरकार होता था। लेकिन डीपीएसपी के तहत जो है पंचायती राज का एक जो है प्रावधान था। और उसके महात्मा गांधी का आपको पता है कि ग्राम पंचायत उनके बहुत ही कोर आइडियोलॉजी में से था। और उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 73rd एंड 74 अमेंडमेंट लाया गया। और वहाँ पर 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा पंचायत है उनको जो है संवैधानिक स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो म्यूनिसिपलिटी हैं, यानी नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम जो है, उनको संवैधानिक जो है स्टेटस मिला। तो आप कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय जो है यहाँ पर सरकार का जो है कंसेप्ट डेवलप हुआ 73 एंड 74 संवैधानिक जो है संशोधन के बाद, संविधान संशोधन के बाद। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही माइक्रो तरीके से एक ऊपर ऊपर जो है, जो संविधान में जो मूल जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। ऑल दो एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से नहीं बताया गया है, ये आगे आने वाले टॉपिक में एक एक टॉपिक, एक एक जो कंसेप्ट उसको बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन हमने पहले इसको जूम इन किया है और एक ओवरऑल आइडिया अपने संविधान के मूल विशेषताओं के बारे में आपको हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो काइंडली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।